कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अपनी मुख्य सेविका की सीरीज में हम लोग विवाह पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर उसका हो गया था। आज हमको उसका सेकंड पार्ट पढ़ना है। उसके टॉपिक, क्योंकि उसमें कई टॉपिक हैं तो हम उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एक विवाह। ठीक है, एक विवाह मतलब मोनोगामी। वुकेनोविक के अनुसार उस विवाह को एक विवाह कहना चाहिए जिसमें न केवल एक पुरुष की एक पत्नी का ही एक पति हो, बल्कि दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष अन्य विवाह ना करे। ये कल मैंने आपको बताया होगा, आपको ध्यान होगा, ऋजुरेखीय विवाह। तो जो वुकेनोविक हैं उन्होंने ऋजुरेखीय विवाह को ही एक विवाह का स्वरूप माना है। उन्होंने जो क्या कहते हैं क्रमिक एक विवाह है उसको एक विवाह का स्वरूप नहीं माना है। तो आप इनका नाम याद रख लेंगे, समाजशास्त्री का वुकेनोविक। ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक विवाह में एक समय में एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है। यह है क्रमिक एक विवाह में कि एक समय में एक ही स्त्री होगी। इसके भी कई रूप हो सकते हैं। मैंने कल आपको 2 प्रकार बताए थे, उसी के बारे में आगे बात हो रही है। एक रूप वह है जिसमें एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह होता है और किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा पक्ष विवाह नहीं करता। ऋजुरेखीय विवाह, जिसकी वुकेनोविक अभी बात कर रहे थे, इसको ही इन्होंने एक विवाह माना है। तो ये ऋजुरेखीय विवाह का प्रकार है। ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया है, लेकिन इस प्रकार के विवाह को ऋजुरेखीय एक विवाह कहते हैं। ठीक है। दूसरा रूप वह है जिसमें एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है किंतु रखेल के रूप में कई स्त्रियां रखता है। ये कोई वैलिड विवाह नहीं है, कोई विवाह का प्रकार वैलिड नहीं है, तो इसको गिनती नहीं किया जाता है। समाजशास्त्र में सिर्फ एक विवाह के 2 ही प्रकार माने जाते हैं। ठीक है ना। इसमें इन्होंने तीसरा दिया है, मैंने इसलिए आपको बता दिया, जिससे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको ये चीज़ पता हो कि 2 प्रकार हैं या 3 प्रकार हैं। तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने आपको इसको भी रखा है, जिससे कि सोसाइटी में जो चीज़ें चलती हैं आप उसको कहीं जोड़ के देखने लग जाओ, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूप तो हमारे अकॉर्डिंग तो दूसरा ही होगा, लेकिन जिस बुक से मैं करा रही हूँ तीसरा रूप है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो मैं कई बुक्स का एनालिसिस देके ही आपको बताऊंगी कि 3 प्रकार नहीं 2 प्रकार हैं एकल विवाह का। आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं वो चीज़ भी रखती हूँ इसमें, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो, आप लोग के मन में सवाल ना आए। तो सब कन्फ्यूज़न क्लियर करती चल रही हूँ। इसलिए तीसरा रूप वह है जिसमें तलाक या मृत्यु हो जाने पर दूसरा विवाह कर लिया जाता है, जिसे हम लोग क्रमिक एक विवाह बोलते हैं। उसकी बात है, उसको बोला गया है। एक विवाह और बहु विवाह का संबंध व्यक्ति से ना होकर समाज से है। अब इस लाइन को आप समझिए कि व्यक्ति से ना होकर समाज से, मतलब बहु विवाह है वो भी एक समाज में प्रचलित है और एकल विवाह है वो भी समाज में प्रचलित है। जैसे हिंदू में एकल विवाह प्रचलित है, मुस्लिम समाज में बहु विवाह प्रचलित है। तो कोई ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति या एक परिवार के लोग ही करते हैं, पूरा समाज समुदाय करता है। अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें, हिंदू समुदाय की बात करें, तो ये क्या है, समाज से संबंधित है, व्यक्ति से नहीं, परिवार से नहीं है। ठीक है। इस संदर्भ में लूसी मेयर लिखते हैं। अब हम लोग लूसी मेयर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एक विवाही और बहुविवाही शब्द विवाह या समाज के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्यक्तियों के लिए नहीं। सही बात है, व्यक्ति के लिए नहीं प्रयुक्त होते हैं, समाज के लिए प्रयुक्त होते हैं। अभी बताया। निष्ठाहीन पति या कामाचारी व्यक्ति को बहुविवाह कहना भाषा के साथ खिलवाड़ करना है, यद्यपि कुछ लोग ऐसा करते हैं। आप हिंदू समुदाय में ही देख लीजिए, बहुत से लोग होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं, तो वो क्या है, निष्ठाहीन है, कामाचार व्यक्ति हैं। उनका कोई ना कोई पर्पज़ रहा है, कहीं पुत्र प्राप्ति के लिए किया है, कहीं अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया है, तो उन्होंने दूसरा विवाह कहीं ना कहीं अपने हित के लिए किया है। तो इसको हम लोग बहुविवाह नहीं बोलेंगे, उसकी परिभाषा में नहीं लाएंगे। वो निष्ठाहीनता है उनकी, कामाचारता है, तो इसलिए इसको हम बहुविवाह में गिनती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर बहुविवाह व्याप्त है तो पूरे समाज में होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के करने से समाज में बहुविवाह प्रचलित नहीं हो जाता। ठीक है, लूसी मेयर की डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब हिंदू समाज की बात कर लेते हैं। इसमें हिंदू समाज में एक विवाह को आदर्श माना गया है। कई वैदिक देवता भी एक विवाही थे। राम सीता की जोड़ी एक विवाही थी। दंपति शब्द का प्रयोग भी घर में 2 संयुक्त स्वामी पति पत्नी के लिए ही हुआ है। पति पत्नी को दंपति कहते हैं, आपको पता होगा। इस चीज़ को बहुत समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन दंपति शब्द का अगर आता है, कहीं पूछ लिया जाए आपसे, दंपति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, एक से अधिक पत्नी वाले पति के लिए या बहुपति विवाह के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक पत्नी एक पति। ठीक है ना, उनके लिए दंपति शब्द का प्रयोग होगा।
भारतीय धर्मशास्त्रों में भी पति से पत्नीव्रत धर्म, पत्नी से पतिव्रत धर्म के पालन की अपेक्षा की गई है। धर्मशास्त्रों में वही है कि पत्नी पतिव्रता होनी चाहिए, पति भी पत्नीव्रता होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सच्चाई कितनी है आप लोगों को पता है। धर्मशास्त्र कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन अच्छा बोला है उन्होंने, जो भी बोला है अच्छा बोला है। वो समाज में कितना व्याप्त है हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं वही समझेंगे। समाज की तो बात छोड़ ही देते हैं एक साइड। हिंदू विवाह का एक उद्देश्य धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना भी है। हाँ सही बात है, क्योंकि हिंदू में माना जाता है कि अगर एक पुरुष का विवाह नहीं हुआ है तो उसे यज्ञ वेदी पे बैठने का कोई हक नहीं है। अकेली पत्नी भी यज्ञ वेदी पे नहीं बैठ सकती। उसके बायां, शादी में बोलते हैं ना, मैं आपके बामांग हूँ, मतलब बाएं अंग में स्त्री का होना पुरुष के साथ आवश्यक माना गया है हिंदू धर्म में। तो हम लोग उसकी बात करेंगे तो धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक माना गया है। जिसे पति व पत्नी का साथ निभाना चाहिए। पुत्र प्राप्ति, प्रति लिखा, हाँ सॉरी, पुत्र प्रति भी धार्मिक कार्य के निर्वाह के लिए एक आवश्यक उद्देश्य माना। पुत्र प्राप्ति है यहाँ पे, आप लोग इसको समझ जाएंगे जब भी PDF मिलती है तो पुत्र प्राप्ति यहाँ पे है, ठीक है। पुत्र प्राप्ति भी धार्मिक कार्य, क्योंकि हिंदू में क्या है, पुत्र मिल गया तो आपको स्वर्ग मिल गया वाला हिसाब चलता है। तो पुत्र की प्राप्ति भी माना है इनने एक आवश्यक उद्देश्य। वर्तमान में एक विवाह को विवाह का सर्वश्रेष्ठ रूप समझा जाता है। हाँ सच में है। वेस्टरमार्क ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपको पूछी भी गई है डेफिनेशन में। और इसमें सोशियोलॉजी के नेट से लेकर TGT PGT तक के हर एग्ज़ाम में ये लाइन पूछी जाती है। और वेस्टरमार्क का ये लाइन बहुत ज़्यादा है। इससे नीचे मेलिनोवस्की का जो आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विभाग को विवाह का आदि स्वरूप किसने माना है, तो वेस्टरमार्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम लोग समझ लेते हैं। मेटिनोवस्की लिख गया है, मेलिनोवस्की है यहाँ पे, तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे। मेलिनोवस्की की भी मान्यता है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। आदि स्वरूप और सच्चा स्वरूप में फ़र्क है, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन समाजशास्त्री बदल जा रहे हैं। तो मेलिनोवस्की और वेस्टरमार्क में सिर्फ आदि स्वरूप और सच्चा स्वरूप का अंतर है, बाकी रहा था और रहेगा। मेलिनोवस्की ने कहा है एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा, मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है, वर्तमान में भी व्याप्त है और भविष्य में भी एक विवाह ही रहेगा, ठीक। अब हम लोग हिंदू अधिनियम की बात कर लेते हैं कि इसमें किस विवाह को माना गया है। वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा एक विवाह को आवश्यक कर दिया गया है। हाँ आपको ये बात करनी है कि एक विवाह को किस अधिनियम के द्वारा आवश्यक किया गया है, तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 आपको याद रखना है। शिक्षा एवं सभ्यता के विकास के साथ साथ एक विवाह का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ समाज जितना शिक्षित हो रहा है उतना ही एक विवाह को क्या कहते हैं, बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षित हो रहा है, समाज में सभ्यता आ रही है, एक विवाह, तो एक विवाह की संख्या क्या है, बढ़ती जा रही है। बहुविवाह कहीं ना कहीं समाप्त हो रहे हैं। एक विवाह के कारण, अब हम लोग एक विवाह के कारण भी पढ़ लेते हैं। विश्व में एक विवाह के प्रचलन के कई कारण हैं, उनमें से प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। विश्व में स्त्रियों व पुरुषों का अनुपात लगभग बराबर है। यदि एक विवाह के स्थान पर बहुपति अथवा बहुपत्नी विवाह, एक नहीं यहाँ पर, प्रथा का पालन किया जाता है तो इसका अर्थ होगा कुछ लोगों को विवाह से वंचित करना। अगर जनसंख्या बराबर है तो आप खुद सोचिए, अगर जनसंख्या बराबर है और समाज में बहुविवाह प्रचलित हो जाएगा तो कुछ लोगों के हिस्से में या तो पति नहीं आएगा या तो पत्नी नहीं आएगी, तो कुछ लोग समाज में कवारे रह जाएंगे। तो इसलिए अगर जनसंख्या बराबर है, समानता है, तो वहाँ पे एक विवाह का प्रचलन हो जाता है। तो इस टाइम हमारे यहाँ लगभग में बराबर में चल रहा है, थोड़ा बहुत अंतर है तो वो समाज में व्याप्त चीज़ें पूरी कर देती हैं। बाकी एक विवाह इसलिए भी प्रचलित है क्योंकि जनसंख्या का अनुपात क्या है, बराबर है स्त्री और पुरुष का। या मान सकते हैं जिस समाज में स्त्री और पुरुष का अनुपात बराबर होता है वहाँ एक विवाह प्रचलित होता है। एकाधिक पति अथवा पत्नी होने पर परिवार में अनुकूलन की समस्या पैदा होती है तथा मानसिक तनावों में वृद्धि होती है। सामाजिक संगठन की स्थिरता के लिए पारिवारिक संघों एवं तनाव से बचना आवश्यक है। सही बात है, घर में दो स्त्रियां अगर इकट्ठी हों फिर सुबह शाम झगड़े हों तो वो मानसिक तनाव ही है, एक प्रकार का सामाजिक समस्या है। समाज में एडजस्टमेंट की, कहीं जाना है किसके साथ जाएं, किसके साथ रुके, तो लोगों ने इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए एक विवाह को ही चुना कि अगर एक ही पार्टनर होगा लाइफ में तो आपको इन सब चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। कई समाजों में कन्या मूल्य की प्रथा है। एकाधिक विवाह करने पर कन्या मूल्य जुटाना बहुत कठिन होता है, अतः एक विवाह प्रथा का ही पालन किया जाता है। आप बांग्लादेश नेपाल साइड चले जाइए, अगर पिता अपनी बेटी
एक वर पक्ष को दे रहा है तो वर पक्ष उसके बदले में धन देगा पुत्री के मतलब बहू के पापा को, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, अगर वधू पक्ष इतना ज़्यादा है तो कहाँ से लड़के कर पाएंगे बहु विवाह, भाई एक ही उनको बीवी लेना मुश्किल है तो वो 2-4 कहाँ से लेंगे। तो इसलिए क्या है, अगर कन्या मूल्य अधिक है तो 2-4 विवाह की तो गुंजाइश ही नहीं बचती। कन्या मूल्य प्रथा चल रही है हमारे यहाँ नहीं चल रही है, मतलब पहाड़ी जो जनजातियाँ हैं उनमें व्याप्त है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है, बंगाल में है, इस जगह क्या है कन्या मूल्य की प्रथा चलती है, अभी भी व्याप्त है समाज में। तो इसकी वजह से भी पारिवारिक सुख शांति बनाए रखने के लिए तथा बहुपत्नी विवाह के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एक विवाह ही सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। बिल्कुल पारिवारिक कलह सुख शांति बनी रहेगी अगर एक स्त्री एक पुरुष ही रहेगा। अगर मान लीजिए किसी घर में 2 पति हैं तब भी स्त्री की जिम्मेदारी डबल हो जाती, एक पुरुष के पास 2 पत्नियां हैं तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती। उसका कारण है कि उन दोनों पत्नियों से उत्पन्न होने वाले बच्चे अगर सब में बराबरी हो, इक्वलिटी हो, फिर समाज में लोगों का दायरा बराबर, तो उस सब चीज़ों से क्या है बचने के लिए लोगों ने एक विवाह को चुना। एक विवाह चुनना अच्छा विकल्प भी है समाज में। उन समाजों में भी जहाँ बहुपति अथवा बहुपत्नी विवाह प्रचलित है, सामान्यतः तो एक विवाह ही अधिक पाया जाता है, क्योंकि एकाधिक जीवन साथी का खर्च उठाना कठिन हो गया। सबसे बड़ी बात तो महंगाई ही है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, इंसान एक बीवी का खर्चा नहीं उठा पा रहा है, तो 2-4 तो बहुपत्नी विवाह या बहुपति विवाह तो मुश्किल है। एक विवाह के लाभ, एक विवाह से निर्मित परिवार अधिकांशता या अपेक्षता अधिक स्थायी होते हैं। हाँ, स्थायी होते हैं कि अगर एक ही साथी होगा तो आप उसके साथ स्थायित्व तो दिखाएंगे, वरना 2 होगा, झगड़ा हुआ तो एक छोड़ के चली जाएगी या एक छोड़ के चला जाएगा, तो वहाँ क्या स्थायित्व तो रहता है परिवार में। ऐसे विवाहों से निर्मित परिवारों में स्त्री की प्रतिष्ठा ऊंची होती है, बिल्कुल ऊंची होती है स्त्री की प्रतिष्ठा, क्योंकि अगर एक ही जीवन साथी है तो ना कोई ऊंचा नीचा करने की कोशिश करेगा। 2 पति हैं तब भी स्त्री पर बहुत बर्डन है, 2 पत्नियां हैं पुरुष एक है तब भी स्त्रियों की स्थिति क्या है नीची ही रहेगी दोनों परिस्थितियों में। इसलिए एकल विवाह स्त्रियों की प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। एक विवाह परिवारों में बच्चों का वाचन नहीं है, लालन पालन होगा। लालन पालन, सामाजिकरण एवं शिक्षा का कार्य उचित प्रकार से संपन्न होता है। हाँ, एक विवाह से उत्पन्न संतानें भी कम होंगी, रीज़न ये भी है, कम संतानें होंगी तो उनका लालन पालन भी अच्छा हो जाएगा, सामाजिकरण अच्छे से होगा। अब एक पति है 4 पत्नियां हैं, चारों के 2-2 बच्चे, परिवार में 8 बच्चे हो गए, तो कहाँ लालन पालन कहाँ सामाजिकरण, कौन परिवार का सदस्य 8 बच्चों पर ध्यान देगा। तो सीधी सी बात है, अगर एक पत्नी है 2 बच्चे हैं तो उनका लालन पालन सामाजिकरण अच्छे तरीके से हो सकता है। एक विवाह परिवारों में संघर्षों के अभाव में मानसिक तनाव भी कम पाया जाता है। बिल्कुल मानसिक तनाव कम पाया जाएगा, इसको मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ आपको। एक विवाही परिवार, यहाँ पे विवाही हो जाएगा, एक विवाही परिवार का जीवन स्तर ऊंचा होता है, बिल्कुल ऊंचा होता है। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे कम होंगे एक विवाही रहेगा तो। एक विवाही परिवारों में संतानों की संख्या कम होती है, अतः परिवार छोटा एवं सुखी होता है। बिल्कुल, जब संख्या संतानों की कम होगी तो छोटा एवं सुखी होगा। और छोटा परिवार सुखी परिवार, हमारे भारत सरकार ने जो परिवार नियोजन की स्कीम थी उसकी टैग लाइन भी थी, आप लोग मुझे यहाँ पे याद आ गई तो आप लोग इस चीज़ को याद भी रखिएगा। छोटा परिवार सुखी परिवार परिवार नियोजन का टैग लाइन था, ठीक है। एक विवाह के दोष भी पढ़ लेते हैं। एक विवाह के कारण कभी कभी यौन अनैतिकता में वृद्धि होती है और भ्रष्टाचार बढ़ता है। इससे स्त्री पुरुष के विवाह के अतिरिक्त यौन संबंध स्थापित करने के अवसर बढ़ जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि पत्नी कहीं चली गई या पति कहीं चला गया तो स्त्री क्या है कहीं और यौन संबंधों की पूर्ति करने के लिए किसी और को साथ ढूंढेगी, पति भी वही करेगा। तो इससे क्या है समाज में अनैतिकता आती है। अगर 2 पत्नियां हैं तो एक चली गई है तो एक तो घर में है, तो अनैतिकता का कोई लेना देना वहाँ पे नहीं रहेगा, वो समाज कम अनैतिक होगा। जो क्या कहते हैं बलात्कार जैसी समस्याएं हैं ये सब कम होंगी, तो उन सब के लिए भी एक विवाह नहीं बहु विवाह को लोग करते हैं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यौन संबंधी छूट के अभाव में यौन अपराधों में वृद्धि होती है, बिल्कुल वृद्धि होती है। ऐसे विवाह से उत्पन्न परिवार में एकाधिपत्य की प्रवृत्ति पाई जाती है और स्त्रियों का शोषण होता है। इसमें क्या है कि अगर यौन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है दोनों में से किसी एक साथी की, तो दूसरे का शोषण होना निश्चित है। एक विवाही की इन कमियों की तुलना में इससे होने वाले लाभ अधिक हैं। मैंने बोला अभी आपको समझ आ जाएगा इस लाइन का मतलब। तो इसका मतलब ये है कि इसके लाभ अधिक हैं, इसलिए ही वर्तमान में विश्व के सभी देशों में एक विवाह प्रथा पर ही अधिक जोर दिया जाने लगा है। बिल्कुल,
जो प्रजाति मतलब ब्राज़ील चले जाएंगे यहाँ, ब्राज़ील हो गया आपका, और जो इंडोनेशिया वगैरह हैं बहुविवाह चलते हैं, लेकिन अब एक विवाह का इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रचलन हो चुका है। अब जो जनजातियाँ हैं उनमें भी एक विवाह बहुत अच्छे से प्रचलित हो रहा है। बहुविवाह कुछ लिमिट्स के साथ ही होता है, ऐसा नहीं है कि समाज में बहुविवाह प्रचलित है। हम लोग कल बहुविवाह पढ़ेंगे तो उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइए ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।